ये क्वेश्चन है। चित्र 2.11 में किसी एक कण की एक विमीय गति का xt ग्राफ दिखाया गया है। ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण t इज लेस देन 0 के लिए सरल रेखा में और t इज ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलयी पथ में गति करता है? यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए। तो इस क्वेश्चन में ये जो ग्राफ दिया हुआ, तो पहली बात तो ध्यान दो कि कौन सा वक्र, ग्राफ का जो वक्र होता है वो बिंदु कण के पथ को दर्शाता है। अगर दूरियों, अगर x और y अक्ष में दूरियां होंगी, अब सॉरी विस्थापन होगा, उसकी उसमें जो कण का जो पथ वो ग्राफ आएगा, जो भी x और y अक्ष में दोनों में विस्थापन हो, और उस केस में किसी कण गतिमान कण का जो ग्राफ हम बनाते हैं y x ग्राफ, तो वो जो ग्राफ होगा उसका जो वक्र आएगा वो कण के पाथ को दर्शाता है। ये रियल घटना को, कण ऐसे ऐसे गया होगा, ऐसे ऐसे, समझ गए, ऐसे ऐसे गया होगा, ये कण के जाने के मार्ग को या पथ को बताता है। ठीक है, पथ का मतलब होता है मार्ग। यहाँ पे एक्स वाई एक्स ग्राफ का वक्र कण के पथ को दर्शाता है जहाँ एक्स और वाई विस्थापन हो। अब पता चला किसी ने कह दिया कि एक्स को हम समय मान रहे हैं, तो फिर तो यही कहानी हो जाएगी, तब फिर नहीं होगा, समझ गए। इसलिए हम यहाँ पे हमने इसलिए लिख दिया एक्स और वाई विस्थापन होने चाहिए। ठीक है, यदि वाई एक्स ग्राफ परवलयाकार होगा तो कण का पथ भी परवलयाकार होगा। ठीक, अच्छा, ये इसमें इधर एक्स है, इधर तो टी है, इधर टी है, अगर इधर वाई होता तो हो जाता, समझ गए। ऐसा नहीं है कि इधर इधर ही हमेशा एक्स रहेगा, एक्स इधर भी हो सकता है, वाई इधर भी हो सकता है। ठीक, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, इधर ही एक्स रखते हैं ज्यादातर केस में। अब कोई इधर कहते, इधर एक्स रख दे, कोई इधर वाई रख दे, तो कहते सवाल गलत है। तो सवाल गलत नहीं होता, ठीक है, उस तरीके से। अच्छा, अब इसमें क्या है, xt ग्राफ का वक्र कण के पथ को नहीं दर्शाता है, अतः दिया गया ग्राफ में कण की गति परवलयाकार नहीं होगी। दिए गए ग्राफ, गए कर लो यहाँ से। अब v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन का जो थीटा होता है वो कहाँ से आता है, किसी भी बिंदु पर अगर वेग निकालोगे तो उस पर स्पर्शिक खींचो। जैसे इस बिंदु पर तुमको वेग निकालना, यहाँ पे स्पर्शिक खींचोगे और उस स्पर्शिक का कोण इधर टी एक्सिस से नापोगे, जो आ जाएगा वहां पे यहाँ पे रख दोगे तो वेग का मान फट से मिल जाएगा। अब टी इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग ग्राफ के अनुसार t इक्वल टू 0 के बाद, इसके जस्ट बाद कहीं से भी स्पर्श खींच दोगे, कुछ न कुछ कोण मिल ही जाएगा। जितना कोण मिलेगा उतना वेग हो जाएगा। उसमें टैन लगाने के बाद कोण जो आएगा उसमें ऊपर पहले टैन लगाओगे, तब जाके वो वेग बनेगा, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट थीटा को ही वेग मत बोल देना। तो थीटा के ऊपर टैन अप्लाई करोगे तब जाके वो वेग बनेगा। जैसे आटा होता है तो आटा से डायरेक्ट रोटी नहीं बन जाती है, उसको पहले रोटी बनाना पड़ता है शाम पे। वही कहानी यहाँ पे, थीटा डायरेक्ट वेग नहीं होता। ठीक है, उसमें पहले टाइम लगाओगे तब वो वेग बनेगा। ऐसे मोटा मोटा ऐसे ही समझ लो, हमेशा क्वेश्चन सही कर लो जाओगे। टी इक्वल टू 0 के बाद वस्तु का वेग ग्राफ के अनुसार बढ़ रहा था, टी इक्वल टू 0 पर, तथा टी इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग 0 है, वेग भी 0 है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दें कहो तो अब जब टी इक्वल टू 0 मतलब इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है। तो ऐसा उदाहरण कैसा होगा, कैसी कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु को शुरू में वेग 0 हो लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ रहा हो। तो ऐसा कहाँ पे आता है, जैसे किसी वस्तु को किसी ऊंचाई पे जाके छोड़ दो, फिर धीरे धीरे वो अपना वेग बढ़ाता रहेगा। तो किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़े गए पिंड की गति, उदाहरण हो गया। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नाल मुखी चाल 150 मीटर प्रति सेकंड हो तो चोर
की कार को गोली किस चाल से आघात करेगी? नोट, उस चाल को ज्ञात कीजिए जो चोर की कार को हानि पहुंचाने में प्रासंगिक हो। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा सीख लो अपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ पी या चाल जो भी कह लो, वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू क्यू होता है वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये हमेशा होता है। कभी कभी वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि कई बारी जब अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी वस्तु का स्पीड या वेग दिया होता है तो उसको कई बार नहीं मेंशन करते, तो वीपीई की जगह केवल वीपी लिखा हो मिल सकता है, वीक्यू की जगह केवल क्यू लिखा मिल सकता है। समझ गए? जैसे ए और बी के बीच में गुणक चिन्ह अंडरस्टूड होता है, लगा हो, अगर लगा है गुणक चिन्ह तो ठीक है, नहीं भी लगा है तो मानते हैं ना कि लगा हुआ। वही कहानी यहाँ पे, अगर यहाँ कुछ नहीं मेंशन तो ये मान के चलेंगे कि अर्थ के सापेक्ष दिया हुआ। इसी प्रकार से अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूं, इस वाले को इधर ले आऊं, तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? वीपी इक्वल टू वीपी क्यू प्लस वी क्यू ई। इसी से ये फार्मूला बन जाएगा। तो जहां जैसे जरूरत पड़ेगी किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। किसी वस्तु का अर्थ के सापेक्ष निकालना है लेकिन उस वस्तु का अर्थ के सापेक्ष वेग हमको नहीं पता है, किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष पता है, तो मान लो ये अन्य वस्तु के सापेक्ष पता है और उसमें उस वस्तु अन्य वस्तु जो है उस अन्य वस्तु का अर्थ के सापेक्ष जितना, हम दोनों को यहाँ पे रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये कहानी चलेगी। यहाँ पे एक चोर की गाड़ी का जो पुलिस की चाल जो पृथ्वी के सापेक्ष होगी 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि ये नहीं बताया किसके सापेक्ष है, तो इसका मतलब अर्थ के सापेक्ष है। तो पृथ्वी के सापेक्ष वीपीई 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए तो 25/3 मीटर पर सेकंड हो गया। इसी प्रकार से चोर की चाल पृथ्वी के सापेक्ष कितनी होगी? सीई, सी का मतलब चोर, हमने हिंदी वाला संकेत यूज किया है, ठीक है। ई का मतलब अर्थ, तो तुमको समझना है। तो ये कितना 192 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, 5/18 गुणा कर देते हैं हमेशा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5/18 गुणा कर दिया, सॉल्व किया तो 160/3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमको ये चोर की स्पीड पृथ्वी के सापेक्ष पता चल गई और इसकी स्पीड पृथ्वी के सापेक्ष पता चल गई पुलिस की। अब हमको गोली की चाल पता करनी है, तो गोली की चाल पृथ्वी के सापेक्ष कितनी होगी? गोली की चाल पृथ्वी के सापेक्ष। अब गोली की चाल हमको जो पता है किसके? चोर के सापेक्ष पता है, क्योंकि चोर जब गोली चलाता है तो चलते हुए चलाता है, स्थिर अवस्था में तो चलाता नहीं। तो चोर के सापेक्ष गोली की चाल जो दी है वो चोर के सापेक्ष कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ गोली विद रिस्पेक्ट टू पी प्लस वेलोसिटी ऑफ ये वाले फार्मूला से, ये वाले से वेलोसिटी ऑफ पी की जगह गोली आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और पी की जगह में गोली आ जाएगा बस, वेलोसिटी और उसकी सॉरी जी की जगह में पी आएगा और पी की जगह में क्यू आएगा, सॉरी पी की जगह में जी आएगा और क्यू की जगह में पी आएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गोली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इक्वल टू वी जी पी, वेलोसिटी ऑफ गोली विद रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। यहाँ से यहाँ वाला फार्मूला यूज किया गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे गोली की स्पीड पुलिस के सापेक्ष कितनी है? 150। अब पुलिस की स्पीड अर्थ के सापेक्ष कितनी है? 25/3, दोनों को जोड़ लोगे, अभी ऐसे ही रहने दो। अब चोर को गोली किस चाल से लगेगी, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चोर को गोली जो लगेगी वो ये डिपेंड करेगा कि गोली की चाल चोर के सापेक्ष कितनी है, ये डिपेंड करेगा। अब मान लो तो गोली की चाल चोर के सापेक्ष, तो गोली की चाल चोर के सापेक्ष निकालना है, वेलोसिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू सी। इसमें क्या करोगे? ये वाला फार्मूला ऊपर वाला यूज करो, पी की जगह में गोली हो जाएगी, क्यू की जगह में तुम्हारा चोर हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गोली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये देखो
पी की जगह में गोली हो जाएगी और की जगह में चोर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लो। 150 प्लस में 25/3 ये वाली आ गई, ये वाली वैल्यू, ये वाली यहाँ पे रख दोगे। और पी जो पीई है वो सारी सीई हमने कहाँ निकाला था, ये निकाला था, ये वाली यहाँ पे रख देंगे। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 105 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना तरीका सीख लो। इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो कौन है, एक तो ये वाला पॉइंट है, इसको नोट करना था मेरे को। एक सेकेंड थोड़ा सा, इसको नोट पे मत डालो, अब ऐसे लिख लो, ठीक है। ये लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट निकालना क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि दिखाए चित्र 2.12 में दिखाए गए प्रत्येक ग्राफ के लिए किसी उचित भौतिक स्थिति का सुझाव दीजिए, ये कह रहा है, ठीक है। ये ऐसी स्थिति है, इसमें देख लो कि यहाँ पे जब वस्तु, यहाँ पे इस समय वस्तु कोई एक्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कोई एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ बनना शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक्स का मान बढ़ा है, तो मतलब एक्स वस्तु मूल बिंदु से प्लस एक्स की तरफ बढ़ी होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वस्तु काफी देर से रखी है, T1 T=T1 पर T=2 T2 पर तो उसके बाद ये क्या करी, एक्स का मान बन रहा है, इसका मतलब एक्स की दिशा में विस्थापित हुई होगी। एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बाद ये क्या हो गया, एक्स का मान घटने लगा, इसका मतलब ये वापस लौटने लगी होगी। एक्स का मान घटने का मतलब विस्थापन घटना, मतलब वस्तु मूल बिंदु की तरफ चलने लगी होगी। चल रही चल रही चल रही, फिर मूल बिंदु पे आ जाएगी, तो जैसे ही मूल बिंदु पे आएगी एक्स का मान फिर से 0 हो जाएगा। ये कौन सा समय दर्शाएगा, T=T3। इसके बाद क्या होगा, ये फिर भी नहीं रुक रही है, चली जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर चली गई। फिर नेगेटिव एक्सिस एक्स एक्सिस में आके किसी यहाँ पे इस बिंदु पर आके वो फिर यहाँ पे एक्स का मान फिर स्थिर हो गया, ना तो घट रहा ना बढ़ रहा है। जितना एक्स है हर बार एक्स उतना ही आएगा नेगेटिव का, इधर प्लस एक्स होगा तो इधर माइनस एक्स होगा ही होगा। तो फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पे इतना एक्स जब बन गया तो अभी ये एक्स परिवर्तित हो ही नहीं रहा, बदल ही नहीं रहा, ये इतना ही एक्स रहेगा। T=4 या T= से अधिक के लिए, समझ गए, या T=4 से अधिक के लिए हमेशा के लिए यहीं पे रहेगी ये। तो जब हमेशा के लिए यहीं पे रहेगी तो ऐसे अब ऐसा उदाहरण जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कोई अगर दो तरफ दीवार है, यहाँ बीच से खड़े होके किक मार दोगे घर्षण रहित फर्श पे, तो वस्तु इधर से पहले दीवार पे जाएगी, दीवार पे टकराएगी, टकराने के बाद फिर वापस आएगी, अपने खुद की पोजीशन पे आएगी, फिर उससे और आगे बढ़ेगी तो नेगेटिव एक्स एक्स की ओर जाएगी, और फिर उसी दीवार पे टकरा के वहीं पर रुक गई, फिर वापस नहीं आई, ठीक है। तो हो सकता है एक तरफ की दीवार जो है बढ़िया इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा प्रत्यास्थ टक्कर, इधर अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है जिस स्पीड से वस्तु टकराएगी उसी स्पीड से वापस चली आएगी। अप्रत्यास्थ का मतलब होता है कि वस्तु जिससे भी टकराएगी वहीं रुक जाएगी, वापस नहीं आएगी, पूरी पूरी अपना वेग खो देगी, समझ गए। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर बाद में पढ़ोगे, ठीक है। और इसका उदाहरण तुम एनसीईआरटी से में लिखा हुआ है, नोट कर लेना, ठीक है। उसमें आंसर में ये लिखा हुआ है, यहाँ से केवल अभी इतना हम नहीं टाइम खराब करेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। एकदम वेरीफाइड आंसर है। इसका मैंने लॉजिक समझा दिया तुम लोग को कि कैसे हुआ। इस केस में देख लो, मान लो यहाँ पे देखो ग्राफ के अनुसार यहाँ पे वेग धनात्मक है, फिर धनात्मक से घटते 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 0 हुआ, शून्य हो गया वेग। तो ये फिर शून्य के बाद वेग विपरीत दिशा में बढ़ने लगा और फिर अधिकतम हो गया। ऐसा कैसे हो, किस तरीके के केस में होता है, जैसे मान लो कोई गेंद लो और ऊपर की ओर उछाल दो। ये मैंने गेंद लिया ऊपर की ओर किसी प्रारंभिक वेग v1 से उछाल दिया, माइक बंद कर लो।
तो ऊपर चल जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, वेग शून्य हो गया। देखो यहाँ पे वेग शून्य हो गया। फिर शून्य होने के बाद वेग ऋणात्मक दिशा में बढ़ने लगा, ऋणात्मक दिशा में बढ़ने लगा, वेग ऋणात्मक होने लगा। ऋणात्मक होते होते कितना आ गया, माइनस का। जितना उछालते समय था उतना ही हो गया वेग, बस दिशा विपरीत। उछालते समय ऊपर की ओर था, गिरते समय नीचे की ओर वेग की दिशा। तो टकराने के जस्ट पहले v1 माइनस v1 होगा, टकराने के जब बाद वेग कुछ घट जाएगा, घटने के बाद कुछ न कुछ वेग यहाँ पे बचेगा, बचेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। तो अब की बार जल्दी ही शून्य की स्थिति मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक आया, फिर टकराया, टक्कर के बाद वेग की दिशा पलट गई, ऋणात्मक से धनात्मक हो गई, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर हो गई, और कुछ कम वेग हो गया। तो इस वाले ग्राफ से नीचे ही रहेगा ग्राफ। फिर लगातार वेग घटेगा घटेगा शून्य होगा, फिर लगातार वेग घटेगा घटेगा शून्य होगा। घटने के बाद शून्य होने के बाद फिर ऋणात्मक होना स्टार्ट हो गया, शून्य होने के बाद ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे सबसे अधिक ऋणात्मक हो गया, यहाँ पे सबसे अधिक ऋणात्मक हो गया, सबसे ज्यादा ऋणात्मक हो गया। यहाँ से के बाद फिर टक्कर हो जाएगी, टक्कर होने के बाद वेग की दिशा तुरंत बदल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद वेग की दिशा ऋणात्मक से जस्ट धनात्मक हो गई, और अब की बार जो वेग मिलेगा इस वाली वैल्यू से थोड़ा कम मिलेगी, इससे थोड़ा कम मिलेगी, v3 मिलेगी मान लो, ये वाली v3 मान लो, इसको इसको v3 मान लो, v इक्वल टू v3 प्लस का। तो जाते समय फिर वापस आते समय इसमें वेग इस दिशा में होगा, इसको क्या बोल दो, माइनस का v3, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक आएगा v2, फिर यहाँ से वेग जो भी मिलेगा v3, ये वाली लाइन v3 की होगी, ठीक है। v3 v इक्वल टू प्लस v3, फिर घटते घटते ये माइनस v3 पे आके रुकेगा, v इक्वल टू माइनस v3। यहाँ से शून्य भी होगा, शून्य होने के बाद v3 आएगा। तो ऐसे कहानी चलती जाएगी, धीरे धीरे ऐसा आएगा कि ये गेंद क्या होगी, चलते चलते धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। तो अब इसका अगर मैं पाथ खींचूं तो ऐसे आ रही, फिर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, ऐसे आ रही, धीरे धीरे शून्य वेग मिल जाएगा। तो ये उस तरीके की कहानी है। इसका उदाहरण एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने होता कैसे है वो चीज मैंने इसमें समझा दिया। तो उदाहरण तो एनसीईआरटी की बुक से यहाँ से लिख लेना, ये वाला। अगर एनसीईआरटी किताब किसी के पास नहीं है तो फिर ये इसमें देख ले, ये वाला। किसी आरंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई कोई गेंद फर्श से टक्कर के पश्चात घटी चाल से वापस लौटती है, ठीक है। पूरी कहानी ये मिल गई, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि चित्र 2.13 में किसी कण की एक विमीय सरल आवर्ती गति के लिए एक्स ग्राफ दिखाया गया है। इस गति के बारे में आप अध्याय 13 में पढ़ेंगे। समय t इक्वल टू 0.3 सेकेंड तथा 1.2 सेकेंड तथा -0.12 सेकेंड पर कण की स्थिति, वेग तथा त्वरण के चिन्ह क्या होंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या करोगे, विस्थापन का चिन्ह क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, यहाँ पे 3 सेकेंड है, यहाँ पे -1 सेकेंड है, यहाँ -2 सेकेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के पर्पज से, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देखो अब यहाँ पे 0.3 सेकेंड की बात किया, तो यहाँ इसके यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो बीचों बीच में 0.5 होगा, तो इसके जस्ट इधर कहीं 0.3 होगा, 0 और 0.5 के बीच में यहाँ पे। तो इससे क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये t की वैल्यू होगी 0.3 सेकेंड, इससे आएंगे ग्राफ में चेक करेंगे x। यहाँ पे अगर x को देखेंगे तो x को इस वाले x पे जाएंगे, x वाली पे, तो x के जो मान बनेंगे ऋणात्मक मान मिलेगा, जो ऋणात्मक मिलेगा, इसलिए यहाँ पे x का मान ऋणात्मक हो गया। ऐसे ही 1.2 सेकेंड की बात की है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो बीचों बीच में 1.5 होगा। तो फिर 1 और 1.25 के बीच में 1.2 होगा, तो यहाँ पे कहीं पे बिंदु होगा, इस बिंदु से इधर x पे जाएंगे, x जो होगा यहाँ पे ऊपर ही मिलेगा, धनात्मक ऊपर की ओर मिलेगा। यहाँ पे इसमें ये वाली लाइन पे इसके समांतर यहाँ पे आएंगे तो x का मान धनात्मक मिलेगा, इस वजह से यहाँ पे x का मान धनात्मक कर दिया।
-1.2 सेकेंड में क्या होगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, बीचों बीच में -1.2 होगा, तो -1 और -1.25 के बीच में ये -1.25 सॉरी 1.5 है, -1.5 और -1 के बीच में माइनस का 1.2 सेकेंड मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे अंदाजे से ले लो, आंसर में कोई गलती नहीं होगी, अपने आप सही आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ पे आए, कर्व पे आए, वक्र पे, कर्व पे चेक किया तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी ऋणात्मक मिलेगी, इसे समांतर आओ t एक्सिस के यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है कट करेगा, इतनी लंबाई x की जो मिलेगी ऋणात्मक मिलेगी, तो यहाँ x ऋणात्मक मिल गया, खत्म कहानी। वेग के लिए क्या करोगे, सीधा सीधा इस पर से डाल दो 0.3 सेकेंड पे, ये यहाँ पे कहाँ 0.3 सेकेंड, ये 0.3 सेकेंड वाली लाइन है, यहाँ पे ऐसे एक ऐसे स्पर्शी डाल दोगे, इस स्पर्शी को या तो इधर से कोण नाप लो, तो थीटा निगेटिव में ही होगा ये, और 90 डिग्री से कम होगा तो टाइम थीटा की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। 0.3 सेकेंड में थीटा 1 निगेटिव है, इसलिए टाइम थीटा का मान निगेटिव है, इसलिए v1 निगेटिव होगा। ठीक है, कुछ लोग इसको इधर से धनात्मक एक्स अक्ष से नापेंगे, तो धनात्मक एक्स अक्ष से नापने पर क्या निकलेगा ये, अच्छा ये सीधी सीधी लाइन जाएगी, धनात्मक एक्स अक्ष नापने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, ये 90 से ज्यादा कोण मिलेगा। ठीक है, ये वाला कोण इधर से भी नाप लो, ऐसे नापोगे इस रेखा को यहाँ से, तो 90 से ज्यादा कोण मिलेगा, और 90 से ज्यादा जब tan कोण होगा तो उसमें tan लगाओगे तो निगेटिव मान आएगा, समझ गए, tan का मान हमेशा 90 से ज्यादा के लिए निगेटिव होता है। ठीक है, ये वाली रेखा को अगर अलग से बना के देखोगे तो कुछ कुछ इस तरीके की रेखा बनेगी, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये θ1 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, या मैंने इधर से बनाया θ1, तो सॉरी ये थीटा मान लो होगा, तो थीटा का मान अगर यहाँ पे tan पे रख दोगे तो निगेटिव ही मान आएगा थीटा का, इस वजह से जब tan थीटा का मान निगेटिव आएगा तो v1 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर देखना है तो यहाँ पे देख लो 1.2 सेकेंड पे यहाँ इस पर से खींचोगे तो ये वाला थीटा धनात्मक आएगा, तो t इक्वल टू 1.2 सेकेंड पर θ2 का मान धनात्मक है, इसलिए tan θ2 धनात्मक है, tan θ2 भी फिर उसका tan θ2 का मान धनात्मक हो जाएगा, इसलिए v2 भी धनात्मक हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखनी है, थीटा का मान यहाँ पे या तो एक तरीके से और कर सकते हो, इस वाले केस में थीटा का मान 90 से अधिक दिखा सकते हो। ठीक है, θ1 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, मिलेगा ना ये वाला कोण 90 डिग्री। ठीक, तो ये कब की कहानी हो जाएगी, t इक्वल टू 0.3 सेकेंड की। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होगी तो tan थीटा जब लाइव करोगे तो अपने आप निगेटिव आ जाएगा। t इक्वल टू 1.2 सेकेंड में θ2 जो होगा, पॉजिटिव मत लिखो, इसको लिख दो इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, जब थीटा का मान θ2 का मान 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसमें tan थीटा अप्लाई करोगे तो धनात्मक दूसरे केस में तो धनात्मक है, इसको मैं गलती से लिख दिया होगा धनात्मक, ऋणात्मक, ये धनात्मक ही होगा। ठीक है, तीसरे केस में t इक्वल टू -1.2 सेकेंड में ये इस पर से खींचोगे, ये जो कोण बनाएगी θ3 क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा, θ3 90 डिग्री से छोटा, समझ गए, तो 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे जब tan थीटा अप्लाई करोगे, 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे tan θ3 ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए v3 का मान पॉजिटिव हो जाएगा, कि क्योंकि वेग जो होता है tan थीटा के बराबर ही होता है, ये वाला हमेशा याद रखना ये वाला पॉइंट। वेग हमको वेग का वेग यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ सॉरी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नहीं। त्वरण के लिए क्या करेंगे, त्वरण के लिए ध्यान देना, हमेशा ये देखना इसके जस्ट पहले या जस्ट बाद में जो वेग आ रहा है कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, विद चिन्ह चिन्ह सहित,
तो इसमें अगर हम चेक करें, पहली बात तो इसका कर लेते हैं, इसमें आसान है। यहाँ पे इसका देखो इतना स्लोप आएगा, आगे बढ़ोगे तो स्लोप कम हो गया, इसके पीछे जाओगे तो स्लोप थोड़ा ज्यादा है, तो ज्यादा से लगातार स्लोप कम हो रहा है, तो ज्यादा से स्लोप लगातार कम हो रहा है, पहले ज्यादा है फिर कम होता जा रहा है, जब कम होता जा रहा है इसी पॉइंट के आसपास देखना मत, तो इसका मतलब वेग लगातार घट रहा है, वेग लगातार घटने का मतलब क्या हो गया, तुरंत ऋणात्मक है, इस पॉइंट में ऋणात्मक होगा तो प्लस का 1.2 सेकेंड में त्वरण का मान ऋणात्मक आ गया ये वाला। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लेते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखोगे तो पहले यहाँ पे ये वाला स्लोप है, ठीक है, अब इसके पीछे जाओगे तो थोड़ा स्लोप ऐसे आएगा, या फिर क्या है ये तो एग्जैक्ट पॉइंट का आगे बढ़ोगे तो ऐसे हो गया, पहले ज्यादा ऋणात्मक था, थोड़ा कम ऋणात्मक हुआ, फिर जीरो हुआ, तो जब जो ज्यादा ऋणात्मक है तो ज्यादा छोटी वैल्यू होगी चिन्ह सहित अगर चेक करोगे तो, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लगातार वेग का मान बढ़ रहा है, वेग का मान बढ़ रहा है मतलब तुरंत धनात्मक है, इस बिंदु पर धनात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो गया, ठीक है। वेग को जब भी कंपैरिजन करेंगे विद चिन्ह करेंगे, अगर -5 है और -7 है तो -7 वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे इस बिंदु पर स्लोप ऐसे होगा, थोड़ा आगे जाओगे तो ऐसे हो जाएगा स्लोप, अगर इस पर से खींचोगे ऐसे है, फिर थोड़ा पीछे जाओगे तो वैसे, पहले लगभग कम है, स्लोप जीरो करीब है, फिर बढ़ रहा है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, जब इसे बढ़ता जा रहा है पहले का वेग ज्यादा धनात्मक है, ज्यादा है, बाद वाला कम है, ठीक है, विद चिन्ह, इसी वजह से यहाँ पे त्वरण जो होगा धनात्मक होगा, वेग विद चिन्ह कंपैरिजन करेंगे, बाद का वेग पहले वाले से कम है कि ज्यादा, इसलिए यहाँ पे देखो 1.2 सेकेंड में धनात्मक आ गए। इस वाले केस का मैंने रूप यहाँ पे बना के दिखाया, मान लो यहाँ पे -15 होगा, फिर -10, फिर 0, तो अगर मैं त्वरण निकालू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, डेल्टा बी होता है फाइनल माइनस बी इनिशियल बटे में डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होगी इस दिशा में, बाद वाले को हमें अंतिम मान रहे हैं, पहले वाले को प्रारंभिक मान रहे हैं, ठीक है, तो डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अब इसमें फाइनल 0 है, इनिशियल -15, तो फाइनल -15 ये वैल्यू डालेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाले का मैंने यहाँ पे बनाया है चित्र, तो यहाँ पे देखो t = 1.2 सेकेंड पर ये वाला स्लोप मिलेगा, मान लो ये स्लोप का थीटा में 10 लगाने के बाद +10 आएगा, तो इसमें तो ज़्यादा ही आएगा, +15 आएगा, इसमें 0 आएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो a बराबर भी फाइनल माइनस में इनिशियल बटे में डेल्टा टी, तो a बराबर में फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना है 15, -15 बटे में डेल्टा टी, तो -15 बटे डेल्टा टी आ गया, तो यहाँ पे त्वरण की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से ये कहानी खत्म हो गई, तो यहाँ से त्वरण की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अब मेरे को बच रहा है कौन सा, ये वाले का मैंने बता ही दिया है, तो इस तरीके से इसका अनुमान, इसके सवाल प्रैक्टिस कर लो, इस प्रोसेस को रट के रखना क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं।